जिन भी लोगों को NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में नहीं पता या फिर कम पता है तो ये वीडियो आज उनके लिए बनेगी। दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन, इसको NFT भी बोलते हैं, इसको एक स्पेशल टाइप का टोकन का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि इसका जो बेसिक मीनिंग है वो कहता है कि ये इंटरचेंजेबल जो प्राइस है उस पर ये इंटरचेंजेबल प्राइस पे ये लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तो का नोट है तो पता कोई भी चीज़ को पता करने के लिए कि ये NFT है कि नहीं, तो आपके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बात करें 100 रुपये के नोट की तो उसकी वैल्यू 100 रुपये है। अगर दूसरा नोट ले 100 रुपये का, उसकी भी वैल्यू 100 रुपये है। तो एक सिमिलर, अगर हम सिमिलर टाइप की चीज़ तो चीज़ NFT नहीं कही जाएगी अगर उसकी वैल्यू सेम है। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में एक सभी चीज़ें बिटकॉइन के आसपास घूमती हैं। तो अगर आप लोगों को लगता हो कि बिटकॉइन भी एक NFT टोकन है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। बिटकॉइन एक नॉन फंजिबल टोकन नहीं है, क्योंकि एक बिटकॉइन की वैल्यू अगर मान लो आज की डेट में 7 लाख रुपए है तो दूसरे बिटकॉइन की वैल्यू भी 7 लाख है और वो एक दूसरे से इंटरचेंज किए जा सकते हैं। अगर NFT की बेसिक मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग यही कहता है कि वो उसकी जो प्राइस है या उसकी जो उसको पहचान बोल सकते हैं या उसकी बेसिक जो वैल्यू है वो सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को NFT होने के लिए। अगर एक कॉमन लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में अगर एक बेस्ट एग्जांपल की बात करें NFT जिसको हम कह सकते हैं, तो वो आपका घर होगा जिसमें कि आप लोग रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक पर्टिकुलर जो घर है वो एक पर्टिकुलर प्राइम लोकेशन पे भी हो सकता है और काफ़ी किसी विलेज में या अंदर जाके बहुत एक नॉर्मल लोकेशन पे भी हो सकता है। और डिपेंड करता है उसके आसपास, घर के आसपास कैसी कॉलोनी है, क्या विलेज है या क्या चीज़ें उसके आसपास है, तो वो सब चीज़ें उसकी क्वालिटी और प्राइस पे डिपेंड करेंगे। दोस्तों, अगर देखें कि एक घर दूसरे घर से इंटरचेंजेबल है तो आप कहेंगे कि वो नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान एक घर देके और ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे को इसके सामने वाला घर मैं ले लूँ, क्योंकि उसकी जो डिमेंशन है, उसकी जो प्राइस डिमेंशन है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा ही अलग ही होंगी। बहुत कम चांस होंगे, कम क्या चांसेस होंगे नहीं कि एक घर दूसरे घर से बिल्कुल इंटरचेंजेबल हो, क्योंकि उसके अंदर का इंटीरियर और फीचर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बेसिक मीनिंग था NFT का। अगर आप क्रिप्टो में बात करें कि क्रिप्टो में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल लेनी पड़ेगी और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं रहेगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन प्रोजेक्ट्स में जाकर इन्वेस्ट कर दें, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट की बात करें, माना, जिसको हम डिसेंट्रलैंड बोलते हैं, तो उसमें क्या थीम है कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, ठीक है, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं और वहाँ पे आप लोग माना जो करेंसी है उससे आप कोई लैंड, हाउस या कुछ भी एक पीस ऑफ लैंड बाय कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे आप पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, प्लेग्राउंड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसीनोज खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पीस ऑफ लैंड है वो एक एग्जाम्पल होगी एक NFT टोकन की, क्योंकि वो एक वेरीफाइएबल टोकन होगा, क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन में रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उसको कोई बाद में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। वो जिसने वो लैंड बाय किया होगा उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी एंट्री जो है वो ब्लॉकचेन पे हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे कि हम डे टू डे वर्क में हम अपने लैंड की जो रजिस्ट्री कराते हैं, जो अपने कोर्ट से या लीगल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम उसकी एक रजिस्ट्री कराते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड रखती है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये इस आदमी को बिलोंग करती है। लेकिन अगर क्रिप्टो स्पेस में बात करें तो ये काम ब्लॉकचेन करती है, वो ब्लॉकचेन पे ओनरशिप रिकॉर्ड हो जाती है और वो उसको बाद में कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कंट्रास्ट में बोला है कि जो Zcash वगैरह ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन है, ये जो टोकन्स हैं ये फंजिबल इन नेचर है, क्योंकि एक Zcash की वैल्यू बराबर है दूसरे Zcash टोकन के से। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों, ये वेरीफिएबल डिजिटल स्कार्सिटी इसका एक बेसिक यूज़ है, जो डिजिटल ओनरशिप मैंने आपको बताया लैंड की या किसी भी चीज़ की। अकेली माना में ज़्यादातर काम लैंड पे हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि लैंड ही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में, क्योंकि उसके अंदर भी जो लैंड्स होती हैं वो डिपेंड करता है कहाँ पे है, प्राइम लोकेशंस हैं। अब एक और प्रोजेक्ट है सैंडबॉक्स करके,
ये बाइनेंस पे भी लिस्टेड है। टोकन्स के बारे में एक वीडियो के एंड में एक अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल्स लेके बात कर रहे हैं। अब सैंडबॉक्स में क्या है कि जो भी लैंड उसमें बाय एंड सेल होगी वो एक अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड होगी कि आसपास उसकी कॉलोनीज कितनी हैं, उसमें टूरिस्ट कितना आ रहा है, जो वर्चुअल टूरिस्ट है, आसपास एयरपोर्ट है कि नहीं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड है कि नहीं। तो जोन सी भी लैंड ऐसी प्राइम लोकेशंस पे होगी उस पर टूरिस्ट आने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ पे जो लैंड्स की कीमत होगी वो ज़्यादा होगी। आप उसको डेवलप कर सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, उसके ऊपर घर वगैरह, होटल्स वगैरह, आप कुछ भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर अगली बात करें NFT की एप्लीकेशंस की, तो आपने डिजिटल रेयर आर्ट यानी क्रिप्टो आर्ट, इसको क्रिप्टो कलेक्टिबल कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ जो रियल लाइफ की पेंटिंग्स होती हैं उसके जैसा ही कुछ उसने ब्लॉकचेन पे, किसी ब्लॉकचेन पे उसने बना दिया है। अब विद टाइम जो है उस पेंटिंग की जो एक रेयर पेंटिंग है उसकी कीमत बढ़ती रहेगी, और जो उसको खरीदने बेचने के लिए करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। वो कोई भी प्लेटफॉर्म की एक यूनिक करेंसी हो सकती है, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेबल रहेगा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। वो जोन सा ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड उसका ओनर रहेगा वो वही रहेगा, और वो टाइम के टाइम रेयर होती जाएगी, क्योंकि अभी उस टाइम ब्लॉकचेन पे एक वैसा आर्ट जो है वो एक केवल वही रहेगा। उसके बाद दोस्तों गेमिंग NFT है। मान लो किसी ने ब्लॉकचेन पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गन बनाई है, तो उस गन का एक अलग यूज केस रहेगा कि वो कैसे उसमें उसकी क्या पावर है, उस टूल की, उस वेपन की क्या पावर है। वो एक्सचेंजेबल नहीं रहेगी किसी दूसरे, क्योंकि हर एक वेपन का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। तो ये जो स्कार्सिटी है ये बेसिकली उसके आसपास घूमता है NFT, क्योंकि वो स्कार्स क्यों है, उसकी कमी क्यों है, क्योंकि उसके जैसा वो एक अकेला ही है और वो रिकॉर्डेड है ब्लॉकचेन पे। ठीक है, आई होप कि आपको इसका बेसिक मीनिंग पता लग गया होगा। अभी क्रिप्टो किटीज भी जो थी वो भी इस NFT पे बात करते हैं। उसके अंदर भी जो कैट्स थी, आप कैट्स की ब्रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कैट के, या मेल हो या फीमेल, उसके अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद जो किटन्स पैदा होंगे, जो उनके बच्चे पैदा होंगे, उनमें वो करेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। तो NFT पे जो मेरा बेसिक पर्पस था वीडियो बनाने का वो ये था कि जो DeFi सेक्टर में जो बूम है, जो हाइप आई है, हमें ऐसा लगा कि अब DeFi सेक्टर के बाद जो नेक्स्ट बिग थिंग होगी वो NFT होगी। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो प्रोजेक्ट के बारे में बात की है आप उसमें पूरा अपना कूद पड़ो, उसमें आप बाय कर लो। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए उसका यूज़ किया, लेकिन फिर भी वीडियो के एंड में टोकन्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आई होप कि आपको उसका बेसिक मीनिंग पता लग गया होगा। तो अभी आगे चल के मैं आपको डिटेल में कुछ टोकन्स की एग्जांपल लेके मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो को कंटिन्यू करके समझाता हूँ। तो दोस्तों हम डिसेंट्रलैंड, जो कि एक माना टोकन का एक मार्केट प्लेस है, हम लोग उसके अंदर है, डिसेंट्रलैंड के मार्केट प्लेस के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह के NFTs में जो है वो NFT में या बाय एंड सेल आप कर सकते हैं या उसको खरीद के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप वेरिएबल्स में देख सकते हैं, ये टी शर्ट्स हैं, ये माना कॉइन में इसकी जो कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है 650, 140, ऐसे अलग अलग, ये सब NFTs कहेंगे, क्योंकि हर एक क्लोथ की एक अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, शूज़ हो गए, ये सब मास्क हो गए, कैप्स हो गई, ये सब चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कॉलोनीज़ हैं या जो लैंड्स हैं, सिटीज़ हैं, उसकी भी अलग अलग प्राइस हैं। अगर बात करें ये FOMO 3x3 की, इसके अंदर अलग अलग ये प्लेसेस हैं, आप इसमें देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो इसके अलग अलग नाम है। पार्सल, अभी इसके नाम पार्सल है, कल को ज़रूर आप इसको इसके नाम प्रॉपर रख सकते हैं। जैसे आप रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल ले तो किसी शहर का नाम लंदन, ऐसे, या अलग अलग कंट्री से रियल लाइफ के एग्जांपल से भी आप इसका नाम ले सकते हैं। FOMO 3x3। तो जो ये 1,15,000 जो ये टोकन्स हैं, तो ये माना में है, यानी कि इसकी कीमत लगभग 7-8 लाख रुपए बैठेगी आज के हिसाब से, और कल को इसकी कीमत कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होगी।
तो उसी हिसाब से अलग अलग NFT। इसके बाद ये जो जिसने भी ये लैंड बाय करी होगी उसके अंदर उसको डेवलप कर सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, होटल्स बना सकता है कि उसमें आके टूरिस्ट रहे, यानी एक पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा। आप उसके अंदर कॉन्सर्ट्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ऐसे नाम भी बिकने शुरू हो जाएंगे, वितालिक बुत्रिन और CZ, BNB टोकन, ऐसे इसमें अलग अलग चीज़ें, इसमें नेम्स बिकने शुरू हो जाएंगे कल को, और उसके अलग अलग यूज़ केस बनेंगे। तो अभी देखो, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी इसको बाय भी करके रखा हो, जो डेवलपर्स हैं जिनको पता है कि कल को ये चीज़ें चल के बड़ी चीज़ें बनेंगी। तो अभी जो करंट हाइप है, आप कॉइन गेको पे एक अलग से NFT टोकन का एक मार्केट प्लेस अलग से डिज़ाइन किया है। आप वहाँ पे जाके अलग अलग टोकन देख सकते हैं। अभी प्रोमिनेंट टोकन एक रारी चल रहा है, आई थिंक रारी में काफ़ी ज़्यादा अभी प्राइस बूम आ चुका है। तो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने से अच्छा कि आप अपनी रिसर्च खुद करिए, फाइंड आउट करिए कि आपको अगर जेन्युइन नहीं लगता कि ये ट्रेंड आने वाला है, DeFi के बाद NFT का एक हाइप आने वाली है, तो ढूंढने की कोशिश करिए कि आपको किस टोकन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि अभी जो रिसेशन आया एकदम से क्रिप्टो मार्केट में डंप आया, हो सकता है कि कोई एक टोकन आपका अभी करंट लॉस कवर कर दे सारा। कि मान लो अगर इस डंप में आपका लॉस हुआ है तो कोई एक ऐसा आपको जेम मिल जाए कि उससे आपका सारा लॉस कवर हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि कम या ज़्यादा लॉस तो हुआ होगा सबका, ठीक है। तो हाँ, एक एग्जांपल और, जब DeFi स्पेस आने वाला था तो मुझे याद है बहुत लोगों ने एव टोकन, लैंड टोकन जो है उसका, और चेन लिंक हो गया, ठीक है, और जितने भी DeFi के अच्छे टोकन्स थे उनको बाय किया था। तो उनको तो 10x, 20x, 30x तक रिटर्न मिल गया। तो ये वीडियो बनाने का मतलब एक एजुकेशनल पर्पस भी था, साथ में मैं चाहता था कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले ये देखने का। तो अपना रिसर्च करिए, अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी ही होगी। तो इसके साथ ही वीडियो दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।